हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, करंट डाटा इंडियन इकोनॉमी की सीरीज। और इस क्रम में ये पहली वीडियो है जिसमें मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा बजट के बारे में, बजट के ऐसे बिंदुओं के बारे में जहां से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो आर्थिक सर्वेक्षण की होगी। फिर उसके बाद हम लोग जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होता है नीति आयोग के द्वारा जो जारी की गई रिपोर्ट, उसमें विभिन्न राज्यों की क्या स्थिति है, और इसके साथ साथ जो अन्य घटनाक्रम भी रहे हैं अर्थव्यवस्था में, उन सभी को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आने वाले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी पीजीटी और उत्तराखंड पीजीटी के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होंगे। तो बिना ज्यादा टाइम लगाए चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं यहाँ पे बजट के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। जब भी देखो हम बजट की बात करते हैं तो बजट में जो लंबी चौड़ी बातें होती हैं वो आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी होती हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपकी परीक्षाओं में सामान्यतः जो सवाल पूछे जाते हैं उस पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। हालांकि वहां पे हम लोग पहुंचे उससे पहले थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है कि जो बजट प्रस्तुत किया गया 2026-27 के लिए, उसका टोटल साइज क्या रहा। तो अगर बजट की बात करेंगे तो टोटल साइज जो इस बार के बजट का रहा है, आप देख सकते हैं सरकार जो है कुल कितना खर्च करने वाली है और कुल कितनी प्राप्तियां रहने वाली है। अब इसमें अलग अलग देखो राजस्व प्राप्तियों के बारे में दिया गया है, इसके अलावा पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में दिया है, और ये भी दिया है कि सरकार जो है कितना इन प्राप्तियों में से टैक्स रेवेन्यू के माध्यम से प्राप्त करेगी, कितना नॉन टैक्स रेवेन्यू के माध्यम से प्राप्त करेगी, इसके साथ साथ कितना उधार से आएगा, कितना किस तरीके से सरकार के पास पैसा आएगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े डाटा आप देख रहे हैं इनके परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना प्रायः ना के बराबर होती है। तो फिर मैंने आपको यह डाटा क्यों दिया? इसलिए दिया कि आप देख लें, समझ लें कि बजट का साइज क्या रहा। उसके बाद आगे की स्लाइड पे बात करते हैं, और अगली की स्लाइड जो है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चार घाटे हैं जो कि बजट में हमेशा देखने को मिलते हैं। एक इसमें है राजस्व घाटा, दूसरा है प्रभावी राजस्व घाटा, फिर राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। अब अगर इसमें ओवरऑल अमाउंट की बात करेंगे तो वो तो देखो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और परीक्षा में भी जो सवाल पूछे जाते हैं वो अमाउंट से या टोटल साइज से नहीं पूछे जाते। सवाल जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जीडीपी साइज के परसेंटेज से। जैसे कि आपसे सवाल पूछ ले कि बजट 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा को कितने प्रतिशत रखने का अनुमान लगाया गया है। तो राजकोषीय घाटे का जो टारगेट है वो 4.3% ऑफ टोटल जीडीपी है। ठीक है, अभी आगे इसकी विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। तो इस स्लाइड में भी यही सब चीजें हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं वहां पे जहां से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है सवाल के पूछे जाने की, और ये है कि अगर सरकार के पास 1 रुपया आएगा तो वो कहां कहां से आएगा, किन किन रास्तों से आएगा। ये पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें ईयर के हिसाब से कभी कभी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करें इस वित्तीय वर्ष में 2026-27 में, तो सरकार की जो प्राप्तियां होंगी, अब देखो यहाँ पे हम लोग बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज को साइड कर देते हैं क्योंकि एग्जाम में इसको नहीं रखते हैं। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा वो कॉरपोरेशन टैक्स का ऑप्शन देंगे, इनकम टैक्स को देंगे और साथ में जीएसटी को देंगे। सवाल आपसे क्या पूछेगा कि सरकार को सरकार की प्राप्तियों में विभिन्न करों में जो भी दिए गए रहेंगे कर, उनको आप क्रम से लगाइए कि सरकार की आमदनी कहां से कितनी होगी, है ना, उसको घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, मतलब क्रोनोलॉजिकल सवाल पूछे जाते हैं। अब 2026-27 की बात करेंगे तो बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज को हम किनारे रख करके तीनों टैक्स की बात करते हैं कि कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी एंड अदर टैक्सेज जो हैं। सबसे ज्यादा जो सरकार की आमदनी होने वाली है वो इनकम टैक्स से होने वाली है।
उसके बाद जो आमदनी होगी सरकार की वो होगी कॉरपोरेशन टैक्स से, और उसके बाद जो सरकार की आमदनी होगी वो होगी जीएसटी से, है ना। तो आप इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हैं आईसीजी, है ना। 2026-27 के लिए आप क्या रखेंगे, क्या याद रखेंगे, आईसीजी। वहीं बात करेंगे पिछले वित्तीय वर्ष में क्या स्थिति थी, तो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज सेम पोजीशन पे था 24%, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी की, तो यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन था। क्या परिवर्तन था, वहां पर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स तो नंबर 1 पे वहां पे भी था, है ना, नंबर 1 पे था, लेकिन वहां पे नंबर 2 पोजीशन पे जीएसटी था, है ना, और नंबर 3 पे क्या था, कॉरपोरेशन टैक्स था। तो अगर हम बात करें 2025-26 के लिए, तो ये जो क्रोनोलॉजी वाला क्रम था ये किस प्रकार का हो जाएगा, ये हो जाएगा आईजीसी। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, 25-26 में सरकार की प्राप्तियों में सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त हुआ, इनकम टैक्स से, उसके बाद जीएसटी से, उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स से। 26-27 में क्या टारगेट है, सबसे ज्यादा प्राप्तियां होंगी इनकम टैक्स से, उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स से, उसके बाद जीएसटी से। ये थोड़ा सा क्रम जो है वो बदला है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है क्रोनोलॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद देखो सरकार जो पैसा खर्च करती है वो किधर को खर्च करती है, इससे जो सवाल पूछा जाता है ना वो सामान्यतः जो है हमेशा संबंधित होता है किससे, वो ज्यादातर पूछा जाता है बोले तो सब्सिडी वगैरह से, ब्याज भुगतान से, है ना। तो देखो अब इस सर्किल को अगर आप देखोगे तो एक तो इसमें नंबर 1 पे जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, यानी कि राज्यों को जो करों में हिस्सा दिया जाता है उधर सरकार कितना खर्च कर रही है, 22 पैसे के बराबर या 22%। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में बात करें तो बिल्कुल सेम अमाउंट था 22, है ना। उसके बाद बात करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट की, तो 26-27 में इंटरेस्ट पेमेंट का कितना शेयर है, 20% या 20 पैसे, है ना, अगर 1 रुपए को लेके बात करें। 25-26 में कितना था, ये भी जो है 20 पैसे या 20% के बराबर था। तो सवाल ज्यादातर इसी के आसपास मिल जाते हैं। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे जो है 2026-27 में ऐसी योजनाएं जो केंद्र के द्वारा चलाई जाती हैं उसके लिए 17% का प्रावधान है या 17 पैसे, वहीं 2025-26 में 16 पैसे का प्रावधान था। तो ज्यादातर सवाल जो है इसी में से आपको मिल जाएंगे कि अगर सरकार 1 रुपए खर्च कर रही है तो उसके खर्च करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इस बजट में देखो कुछ नई नई बातें बताई गई, जैसे कि ये बजट पहली बार कर्तव्य भवन में प्रस्तुत किया गया, तो इसमें 3 बातें की गई, है ना, 3 प्रकार के कर्तव्यों की बातें की गई, है ना, आगे अभी डिटेल में उसको पढ़ेंगे। तो इस बजट में बात की गई विकसित भारत की और समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा को संतुलित करने की, है ना, ये हो गया। इस बजट में स्थायित्व पे ध्यान दिया गया है, राजकोषीय अनुशासन पे ध्यान दिया गया है, संधारणीय वृद्धि यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स पे बात की गई है, ध्यान दिया गया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पे ध्यान दिया गया है। तो ये ओवरऑल बातें इस बजट में की गई हैं। और इस बजट में यह ध्यान रखा गया है कि जो हमारे जीडीपी की ग्रोथ रेट रहे वो 7% या उससे अधिक प्राप्त हो, है ना। उसके लिए सरकार का फोकस कहां कहां पे रहेगा, ऊर्जा सुरक्षा पे रहेगा, है ना, महत्वपूर्ण आयात पे कम निर्भरता पे रहेगा, दूरगामी संरचनात्मक सुधारों पे रहेगा, राजकोषीय विवेक पे रहेगा, मौद्रिक स्थिरता पे रहेगा, सार्वजनिक निवेश पे जोर देने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, सरकार के कार्यों से नागरिकों को लाभ प्राप्त हो यहाँ पे भी सरकार का ध्यान रहेगा, घरेलू विनिर्मित क्षमताओं को क्या किया जाएगा, जोर दिया जाएगा, इनको बेहतर बनाया जाएगा। तो इन सभी के माध्यम से सरकार का प्रयास होगा कि हमारे जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 7% या उससे अधिक रहे, है ना। अभी कुछ और चीजें आपको पढ़नी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बजट में 3 कर्तव्यों की बात की गई थी, जिसमें ये हो गया आपका पहला कर्तव्य, ये हो गया दूसरा कर्तव्य और ये हो गया तीसरा। पहले कर्तव्य में बात की गई कि आर्थिक विकास को गति प्रदान कराना है और उसे धारणीय रखना है ना, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई। दूसरे में क्या रखा, दूसरा कर्तव्य क्या
कि हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, यानी जो देश के लोग हैं उनकी जो उम्मीदें हैं सरकार उनको पूरा करे, उन उम्मीदों पे सरकार खरी उतरे। तीसरा कर्तव्य क्या? सबका साथ सबका विकास का सपना पूरा हो। तो ये तीन कर्तव्य सरकार के द्वारा क्या निर्धारित किए गए इस बजट में। अब कितना क्या होगा वो तो भविष्य की बातें हैं, है ना, क्योंकि कागजों पे कुछ और होता है और वास्तविकता में कुछ और देखने को मिलता है। एमएसएमई पे सरकार का ध्यान जो है पिछले कई बजट से रह रहा है और इस बजट में भी एमएसएमई को चैंपियंस के रूप में विकसित करने में सहायक मानते हुए कुछ ध्यान दिए गए हैं, जैसे कि 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित एमएसएमई विकास निधि बनाई जाएगी, है ना। कुछ और बातें हैं जैसे कि 2,000 करोड़ से आत्मनिर्भर भारत निधि का एक टॉपअप दिया जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं जो कि इकोनॉमी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। कुछ और कहानियां लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो नोट्स से पढ़ लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं है। हमेशा से जो सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत ही क्लियर कट होते हैं। अब इस बजट में देखो एक और बात की गई 16वें वित्त आयोग की, जिसकी चर्चा मैं आपसे अगले वीडियो में करूंगा, मतलब अगले के अगले किसी वीडियो में करूंगा, जहां पे मैं आपको 15वें वित्त आयोग और 16वें वित्त आयोग दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आपकी परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा ये जान लेते हैं, वैसे आपको पता भी होगा कि 16वें वित्त आयोग ने बिल्कुल 15वें वित्त आयोग की तरह क्या किया है, 41% कर का जो हिस्सा है राज्यों के साथ साझा करने का सुझाव दिया है, ठीक है ना। कुछ जो क्या कहते हैं, जो डिवॉल्यूशन फार्मूला होता है कि राज्यों को किस आधार पे कितना मिलेगा, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसकी मैं आपको फाइनेंस का जो लेक्चर होगा फाइनेंस कमीशन का, उसमें मैं उसकी चर्चा करूंगा, है ना। जैसे कि जीएसडीपी को ऐड किया गया इस बार 16वें वित्त आयोग में, टैक्स एफर्ट को हटा दिया गया, तो ये ओवरऑल चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। इस वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग के लागू होने के साथ जो है अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान, यानी राज्यों को इतना पैसा देने का प्रावधान इस बजट में किया गया है ना। ये भी चीजें थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद राजकोषीय समेकन में वही सब बातें हैं कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है, तमाम बातें। घाटे की प्रवृत्ति, अभी शॉर्ट में मैंने आपसे थोड़ा सा चर्चा किया था फिस्कल डेफिसिट के बारे में, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में, प्राइमरी डेफिसिट के बारे में और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। आप सभी जानते हैं जो राजकोषीय घाटा होता है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है और प्रत्येक अर्थव्यवस्था हमेशा ये प्रयास करती है कि वो राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखे। हमारे इंडिया में भी इसके लिए बहुत पहले से प्रयास जारी है। जब एफआरबीएम एक्ट 2003 बनाया गया, एफआरबीएम एक्ट 2003 बनाने के साथ ही ये लक्ष्य रखा गया कि हम फिस्कल डेफिसिट को, यानी कि राजकोषीय घाटे को 3% ऑफ टोटल जीडीपी पे लेकर के आए, और लगातार इस पे सरकार प्रयास करती रहती है, ध्यान देती रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ इकोनॉमी में ऐसे उथल पुथल बीच बीच में आते रहते हैं कि हम अभी 3% तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि इस बजट में राजकोषीय घाटे को काफी कंट्रोल करने का एक अनुमान लगाया गया है और ऐसी उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में जो राजकोषीय घाटा है वो 4.3% ऑफ टोटल जीडीपी के स्तर पे रहेगा। वहीं राजस्व घाटे के लिए अनुमान लगाया गया है कि 1.5% ऑफ टोटल जीडीपी पे रहेगा। प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा के लिए 0.7 का अनुमान लगाया गया है जीडीपी के हिसाब से परसेंटेज के रूप में। और प्रभावी राजस्व घाटा, है ना, प्रभावी राजस्व घाटा यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये 0.3% ऑफ टोटल जीडीपी। तो ये टारगेट है ना, ये टारगेट है किस लिए, 2026-27 के लिए। 2026-27 के लिए सरकार जो है इन घाटों को इन स्तर पे रखेगी, ऐसा इस बजट में अनुमान लगाया गया है। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्रोनोलॉजिकल सवाल भी बन जाता है या कभी कभी इंडिविजुअल किसी एक घाटा को देकर के आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। अभी मैंने जैसे आपसे बात किया एफआरबीएम एक्ट के बारे में, है ना, एफआरबीएम एक्ट के बारे में,
इस बजट में एफआरबीएम एक्ट के तहत जो भी टारगेट सेट किए जाते हैं, तो राजकोषीय घाटे को 4.3% ऑफ टोटल जीडीपी, राजस्व घाटे को 1.5% ऑफ टोटल जीडीपी, प्राथमिक घाटा 0.7% ऑफ टोटल जीडीपी, और सरकार का जो रेवेन्यू होता है उसमें कर राजस्व जो होगा, टैक्स रेवेन्यू, वो 11.2% ऑफ टोटल जीडीपी, नॉन टैक्स रेवेन्यू 1.7% ऑफ टोटल जीडीपी, है ना। और केंद्र सरकार का ऋण जो है वो 55.6% ऑफ टोटल जीडीपी। तो ये ओवरऑल टारगेट सेट किया गया है इकोनॉमी के लिए, है ना। ये भी अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, यहां से भी आपकी परीक्षाओं में भूले भटके सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये भी अगर आप याद रख पाए तो बेहतर होगा। 2-3 मिनट और लगेगा, उसके बाद आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा बजट वाला मामला। देखो, कर्तव्यों की बात तो मैं आपसे पहले ही कर चुका कि ये बजट जो है पहली बार जो है कर्तव्य भवन में प्रस्तुत किया गया, 3 कर्तव्य वहां पे निर्धारित किए गए, है ना। और इन कर्तव्यों के बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। ओवरऑल ये बातें मैं आपसे कर चुका हूं, तो यहाँ पे जो है उसको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ और पॉइंट है जो मैंने आपको जो है पढ़ने के लिए यहाँ पे शामिल किया हुआ है, जैसे मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, इनकी बात की गई इस बजट में। कभी कभी सवाल इस तरीके के आपसे पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क्स टू बी सेटअप इन चैलेंज मोड विथ फोकस ऑन ब्रिंगिंग वैल्यू एडिशन टू टेक्निकल टेक्सटाइल, मेगा टेक्सटाइल पार्क। ये एक चीज यह ध्यान रखना। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज, इस बजट में इसकी भी घोषणा की गई है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज किस लिए की गई है, जैसे कि खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इनको बेहतर बनाने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव जो है वो घोषित किया गया है इस बजट में। इस बजट में हमेशा से चर्चा में रहने वाले एक वाक्य ऑरेंज इकोनॉमी की भी बात की गई है। ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में पहले भी आपको एक शॉर्ट के माध्यम से बता चुका हूं। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था में जब नए नए प्रयोगों के द्वारा या क्रिएटिविटी के द्वारा जो है रेवेन्यू के सोर्सेज बनाए जाएं, तो वो ऑरेंज इकोनॉमी के तहत कहा जाता है ना। तो इस बजट में ऑरेंज इकोनॉमी को भी ध्यान में रखते हुए कुछ घोषणा की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई टू बी प्रोवाइडेड सपोर्ट इन सेटिंग अप विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब्स इन 15,000 सेकेंडरी स्कूल एंड 500 कॉलेजेस। तो सरकार जो है ऑरेंज इकोनॉमी पे ध्यान दे करके कुछ घोषणाएं यहाँ पे की है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात मुझे लगी जो आपको जानना चाहिए कि भारत विस्तार, है ना। अब ऐसे सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, और ये तो आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, है ना। तो पहली चीज तो ये समझना कि विस्तार का फुल फॉर्म क्या होगा। भारत तो भारत हो गया, विस्तार क्या, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, है ना। अब इसमें क्या करेगा सरकार जो है, लॉन्च करेगी भारत विस्तार। किस लिए, ध्यान से सुनना, a multilingual AI tool to integrate the AgriStack portals and the ICR package on agriculture practices with AI system। तो ये आपका ओवरऑल भारत विस्तार हो गया। विस्तार का जो फुल फॉर्म दिया है इसको जरूर याद रखना, क्योंकि ऐसे सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो देखो, बजट में जो मेन मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। वैसे तो बजट में काफी कुछ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि सवाल इसी के आसपास आपसे पूछा जाएगा। और एक बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, जो मनरेगा का, आप ये कहें ना मनरेगा को जो है बंद कर दिया जाएगा, उसकी जगह एक नई योजना वीबी रामजी योजना जो है वो शुरू की गई है। तो उसको लेकर के बजट में क्या बातें हैं वो आपको अलग से एक वीडियो मिलेगी, जिसमें मनरेगा के बारे में भी कुछ जानकारी होगी और इस नई योजना के बारे में भी जानकारी होगी। ये योजना संपूर्ण देश में किस डेट से लागू हो रही है ये भी बता दूंगा। इस बजट में कितना फंड एलोकेशन किया गया है नई योजना के लिए, वो सब भी बता दूंगा। तो वो भी एक मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है जहां से आपसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। बजट में मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। ज्यादातर सवाल आपको यहाँ से, एक तो देखो यहाँ से मिल जाएंगे, दूसरा घाटे से सवाल बन जाता है, तीसरा
सवाल जो बन सकता है वो बन सकता है कि अगर रुपया सरकार खर्च कर रही है तो उसका क्रम क्या है, और सरकार के पास रुपया आ रहा है तो उसका क्रम क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है। यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में बहुत बार इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ये ओवरऑल आपका बजट का लेक्चर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक सर्वेक्षण के कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे, और ये सीरीज चलती रहेगी, लगभग 14 से 15 वीडियो रहेंगे, जिसमें आपका कंप्लीट करंट डाटा इंडियन इकोनॉमी करा दिया जाएगा, जो आने वाली इन परीक्षाओं के लिए आपको उपयोगी साबित होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।